नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। देहरादून में भी सीएम धामी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का भी फ्लैग ऑफ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाते हुए कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल और डीएम समीन बंसल समेत बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है कि इसलिए आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी आज इस स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसकी शपथ भी ली है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा और इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जो स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया था, जिसके कारण से देश के अंदर स्वच्छता के प्रति हर एक के मन में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भाव उत्पन्न हुआ था, उसके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर के अंदर करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है। कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और सफाई को लेकर आम लोगों में जागरूकता आई है। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चौथा ओडीएफ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब तक राज्य में कुल 5,37,000 से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही 2600 से भी अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स उनका भी निर्माण किया गया है। 9,000 से अधिक गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पूरा किया गया है और 77 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। मार्च 2025 तक हमने लक्ष्य रखा है कि राज्य के 100% गांवों में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम देहरादून के द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। नगर निगम द्वारा आम जन की सफाई से संबंधित समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24x7 चालू रहता है। सफाई सुनिश्चित करने हेतु 8 टीमों का गठन करने, विभिन्न स्थानों पर जीवीपी हटाने और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने जैसे अनेक प्रयास शहर के सफाई अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में हमारे राज्य की हमारी राजधानी देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब रहे हैं। इसी क्रम में अभी जो हमने नीचे स्वास्थ्य शिविर इनका भी उद्घाटन किया है, वह स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, इस वर्ष के स्वच्छता अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है, जिसके जरिए संदेश हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है कि जन जन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना होनी चाहिए। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम के बाद हम विकास खंडों के लिए स्वच्छता रथों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शासन प्रशासन के स्तर पर
हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास 100% तभी सफल होगा जब इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होगी, हर एक जनमन इसमें शामिल होगा। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा, अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। इसलिए मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि इसे केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम न बनाकर, केवल एक सरकारी अभियान के रूप में इसको न देखकर, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, अपनी दिनचर्या के जिस प्रकार से हम अनेक भाग करते हैं, उस भाग में एक भाग हमको स्वच्छता का भी बनाना होगा। भाइयों बहनों, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई जितनी जरूरी होती है, उतना ही हमारे जो पौधारोपण हम करते हैं, पेड़ पौधे, उनका संरक्षण भी जरूरी है। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पर्यावरण के जरिए हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने जो यहाँ पर पौधारोपण किया है और जो स्वच्छता की शपथ ली है, वो हमारे राज्य को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी लें और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। हम सब बढ़ेंगे ना? बताइए, आप सब लोग बढ़ेंगे ना आगे? तो जोर से जरा हाथ उठा के बोलिए, करेंगे ना सफाई? चलिए मेरे साथ सभी शपथ दोहराएंगे। अपना हाथ आगे कर लीजिए सब लोग। सावधान, कुछ बच्चे अभी इधर उधर देख रहे हैं, जरा सब सावधान हो जाइए। इधर भी। चलिए शपथ शुरू करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही गंदगी होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम मेरे समस्त गांव, प्रदेश एवं देश को खुले में शौच मुक्त, स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कोर्ट जाने की भी उन्होंने बात कही है। माहरा ने बीजेपी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि सर इसमें आप इंटरवीन कीजिए, क्योंकि सरकार को पहले भी हमने उसके लिए ऑक्सीजन पार्लर्स के लिए मैंने निवेदन किया था, आप लोगों ने भी लिखा था, दिखाया भी था, और हमने निवेदन, सरकार को ये लगता है कि विपक्ष कह रहा है इसको करना ही नहीं, इसको विपक्ष ने कह दिया। उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर सवाल। कोर्ट जाने की तैयारी में उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का समापन हो गया है,
लेकिन यात्रा समापन के बाद जो पार्टी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाए हैं वो काफी ही गंभीर हैं, जिस पर विचार करने की जरूरत है। किसी भी राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप मौजूदा वक्त में आम बात है, लेकिन अगर विपक्ष कोर्ट जाने की बात कहने लगे तो मामला गंभीर हो सकता है। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा का दूसरा चरण जलाभिषेक और भैरवनाथ के मंदिर में अर्जी लगाकर पूरा हुआ और मैं सभी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रियों को और जिन लोगों ने सहयोग किया और पूरी प्रेस और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। आपकी कवरेज से लोगों में अवेयरनेस आई। स्थितियाँ बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज़्यादा हो गए और वहां 5 किलोमीटर का जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है उसको रिपेयर करने में भी सरकार नाकाम है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सद्बुद्धि आए। उत्तराखंड कांग्रेस का धामी सरकार पर गंभीर आरोप। केदारनाथ में हो रहा बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, संवेदनशील केदारनाथ में नियमों की हो रही अनदेखी। दरअसल देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा मार्ग पर सरकार का कोई भी ऐसा इंतजाम देखने को नहीं मिला जिससे लोगों को राहत मिल सके। यात्रा रूटों पर कई जगह ऑक्सीजन पार्लरों का अभाव देखने को मिला। गौरीकुंड मार्ग में भी गंभीर परिस्थितियां नजर आई। कांग्रेस के 180 कार्यकर्ताओं को गौरीकुंड मार्ग पर मेडिकल फैसिलिटी देखने को नहीं मिली। आरोप है कि केदारनाथ में स्थानीय लोग परेशान हैं। मंदिर के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिन में खतरा पैदा हो सकता है। निश्चित ही विधिक, मैं वही कह रहा हूँ, विधिक राय लेके कुछ जियोलॉजिस्ट लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा और उसके बाद हम राय लेके कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि सर इसमें आप इंटरवीन कीजिए, क्योंकि सरकार को पहले भी हमने उसके लिए ऑक्सीजन पार्लर्स के लिए मैंने निवेदन किया था, आप लोगों ने भी लिखा था, दिखाया भी था और हमने निवेदन, सरकार को ये लगता है कि विपक्ष कह रहा है इसको करना ही नहीं, इसको विपक्ष ने कह दिया। जैसे कप्तान साहब का मामला था उधम सिंह नगर का, विधायक के संग बदतमीजी भी विशेषाधिकार हनन लाए, लेकिन क्यों विधायक ने कह दिया आपने हटाना है, क्यों हमारी हार नहीं होती है। विपक्ष की बातों को सहयोगी के सुझाव के रूप में अगर सरकार ले तो बहुत बेहतर होगा और हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो अगर उससे सीख के सरकार अगर कदम उठाती, क्या मुझे दोबारा कहने की मौका मिलता इस बात को, ऑक्सीजन वाली बात को, लेकिन सरकार का रवैया नेगेटिव है और इसीलिए ये चीज़ें नहीं हो रही। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, कोर्ट अपनी एक डेलीगेशन को वहाँ भेजे केदारनाथ में और देख के आए, कोर्ट के हमारे जजेस वहाँ जाके देखें कि हो क्या रहा है। और मुझे पूरा यकीन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चले गया, दूसरे दिन ही वो कोई ना कोई ऐसा आदेश करा देंगे जिससे वहाँ का कंस्ट्रक्शन रुकेगा। अति हो रही है। केदारनाथ बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। सोना चोरी का क्यों नहीं हुआ खुलासा? पीएम ने उत्तराखंड से नहीं मांगी माफी। 5 किलोमीटर सड़क नहीं बनवा पा रही सरकार। आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये छोटी सी जीत है कि दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम के नाम पर अब कोई मंदिर नहीं बनेगा। वहाँ केदारनाथ मंदिर निर्माण भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन शिला अभी तक वापस नहीं लाई गई। मंदिर निर्माण के नाम पर QR कोड ले लिया गया। चंदा BKTC को अब ट्रांसफर नहीं किया गया। केदारनाथ धाम में कथित सोने की चोरी मामले का खुलासा नहीं हुआ। गर्भगृह कानून तोड़ने पर पीएम मोदी ने अब तक माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर सड़क मार्ग तक रिपेयर नहीं किया गया। हमारा एक प्रयास सफल रहा है कि मंदिर का निर्माण रुका है, लेकिन शिला नहीं आई। QR कोड से पैसा जमा था वो उत्तराखंड नहीं आया है। गर्भगृह के नियम तोड़ने में प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी है और सोने की चोरी पे हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच नहीं बैठी है। कृष्णा माई का नाम वापस नहीं हुआ है और हमारे शंकराचार्य जी से अभी तक किसी ने माफ़ी बीजेपी के लोगों ने नहीं मांगी है। अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी पार्टी। जब अच्छा काम होता है तो कांग्रेस करती है विरोध। नियमों को ध्यान में रखकर हो रहा निर्माण कार्य। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा बीजेपी की सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, लिहाजा कभी भी हिंदुत्व के प्रतिष्ठा के मान बिंदुओं पर उत्थान और जीर्णोद्धार की बात होती है तो विरोध करने लगती है। सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ था तब नेहरू जी ने विरोध किया था और राष्ट्रपति को वहाँ जाने से रोका था। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने पर आंदोलन चले थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि राम एक काल्पनिक पात्र है, लिहाजा जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उस पार्टी के लोग केदारनाथ के अस्तित्व बचाने की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा ही हिंदुत्व की विरोधी रही है। जब कभी भी
हिंदुत्व की प्रतिष्ठा के मान बिंदुओं पर कोई जो है उनके उत्थान के विषय में, उनके जीर्णोद्धार के विषय में कोई बात होती है तो तब कांग्रेस को दर्द होने लगता है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार जब हुआ था तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था। पंडित राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के राष्ट्रपति थे, उनको वहाँ जाने से रोका। ये उनका इतिहास रहा है। भगवान राम जी के जो जन्मभूमि पर मंदिर बनने का आंदोलन चला, तो उस आंदोलन के दौरान भी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया लिख करके कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, सोमनाथ जी के मंदिर बनने का जिन्होंने विरोध किया, वो केदारनाथ धाम के अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा फ्लॉप इसलिए निर्माण कार्यों का विरोध, उपचुनाव है इसलिए कांग्रेस लगा रही है आरोप। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा फ्लॉप रही। वहां की जनता ने जब विरोध किया तो पहले यात्रा को रोकना पड़ा और बाद में फिर से यात्रा निकाली गई जो फ्लॉप रही। लिहाजा नए विवाद को जन्म देने के लिए केदारनाथ में हैवी कंस्ट्रक्शन की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो मानकों के साथ किया जा रहा है। और जो यात्रा जो है उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा निकाली गई वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है। और उन्होंने ऐसे वक्त को चुना जिस समय केदार घाटी में आपदा आ रही थी। वहाँ की जनता ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया। और जब जनता का विरोध बढ़ा, एक तरफ तो जनता आपदा से प्रभावित थी, उनको मदद की, सहायता की ज़रूरत थी, उस समय कांग्रेस जो है केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही थी। तो जब जनता ने बहुत ज़बरदस्त उनका विरोध किया तब उन्होंने यात्रा को बीच में स्थगित किया। पुनः 12 तारीख को उन्होंने यात्रा निकाली। उस समय भी ऐसी आपदा की स्थिति बनी कि घनाघोर बारिश हुई कि खुद उनको रेस्क्यू करने की नौबत आ गई। तो कांग्रेस की जो केदारनाथ बचाओ यात्रा रही पूरी तरह से फ्लॉप रही है। तो उससे निपटने के लिए, उससे उबरने के लिए उन्होंने एक नया जो है मुद्दा पकड़ा है कि साहब केदारनाथ धाम में जो हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो खतरे में है, वो वहाँ के धाम को नुकसान पहुँचाएगा। तो कांग्रेस केवल और केवल मुद्दे ढूंढ रही है और वो मुद्दे इसलिए ढूंढ रही क्योंकि केदारनाथ विधानसभा का चुनाव तुरंत निकट भविष्य में होना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जो भी काम हो रहे हैं वो पूरी तकनीकी से हो रहे हैं। पूरे भूगर्भीय परीक्षण के उपरांत उन कामों को संपादित किया जा रहा है। और कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि केदारनाथ धाम का, बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार हो, वहाँ यात्रियों की सुविधाएं बढ़ें, वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़े। इसका विरोध जो है कांग्रेस का यही इसी का परिणाम है कि वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ के इलाके अति संवेदनशील है, लिहाजा वहाँ किसी तरह के निर्माण कार्यों को बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। जानकर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर नियमों की अनदेखी की गई तो फिर नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। केदारनाथ 2013 की आपदा याद कर आज भी लोग सहम जाते हैं। ऐसे में जब विपक्ष आरोप लगा रहे हैं तो जरूरी है कि आरोपों की जांच की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नैनीताल में मेला घूमने पहुंची एक महिला संतुलित होकर नैनी झील में गिर गई, जहां पर्यटकों को नौका विहार करा रहे नाव चालक की नजर महिला पर पड़ी, जिन्होंने महिला को सकुशल झील से बाहर निकाला। पर्यटकों और नाव चालक की सूझबूझ से महिला की जान बच सकी। महिला के साथ आए परिजनों ने नाव चालक और पर्यटकों का आभार व्यक्त किया है। यहाँ से हमने सवारी बैठा ली, 2 लड़के थे मेरी बोट में कस्टमर, उनको लेकर गया मैं। पाषाण देवी से मैं टर्न ले रहा था, राउंड हो रहा था यहाँ से हमारा पूरा। वो 50 मीटर दूर देखा एक महिला वहाँ से गिर गई तालाब में। उसकी आहट सुनी क्योंकि बोट हमारी उल्टी चलती है तो बैक साइड में आवाज़ आई। वहाँ देखा तो वो ऐसे ऐसे कर रही थी। तो उसके बाद मैं गया वहाँ, नाव चला के फटाफट उसको चप्पू दिया, थोड़ी देर उस चप्पू को संभाला, फिर उसने बोट पकड़ ली थी, वो रिलैक्स हो गई। उसके बाद वो कस्टमर की मदद से, एक लड़के की मदद से मैंने उनको, महिला को बोट में उतारा, बैठाला और सीधे मैं अलगा होटल गया। वहाँ के नाव वालों को बुलाया, सूचित किया कि भैया ऐसे ऐसी बात है। फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस वालों को बुलाया। महिला सही सलामत थी और क्या बोलते हैं, फिर उसको पुलिस वाले अपने साथ हॉस्पिटल ले गए।
देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। उत्तराखंड में भी पिछले कई सालों से बड़े स्तर पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने अपने घरों में गणपति बप्पा को विराजमान किया और अब उन्हें अनंत चतुर्थी के अवसर पर विदाई दी जा रही है। जगह जगह गणेश विसर्जन पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। ग्यारह दिन तक हम घर में रखते हैं। उसकी मानता है, पूजा पाजा करते हैं अच्छी तरह से, उसकी सेवा पानी होती है। अब 11 दिन बाद अपना विसर्जन करके आ जाते हैं। गणेश जी को तो मैं तो कम से कम हो गए 7-8 साल हो गए हमें, हम लेके आते हैं। और आस्था तो देखो सनातन धर्म में सबसे पहले तो गणेश जी पूजे जाते हैं, तो इसीलिए हमारी आस्था तो बहुत है। सब कुछ देने वाले वही है और करने वाले भी वही है। तो ऐसा होता है जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उस टाइम पे चहल पहल जैसी रहती है, वैसे 11 दिन तक तो हमारे घर में खूब चहल पहल रहती है। गणेश जी का तो दिन हमेशा ही रहता है, मगर 11 दिन उनके लिए ज्यादा महत्व। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।